बोलता है, कोई बेकार बोलता है। और हम अपने बच्चों में भी यही चीज सिखाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी, इग्नोर द पीपल, थिंक स्ट्रेट एंड वर्क हार्ड। ये हमारी पॉलिसी है। अगर दुनिया के बारे में सोचेंगे तो अपने ऊपर टेंशन लेंगे, टेंशन लेंगे तो आपको कहां से पढ़ा पाएंगे फिर। तो इसीलिए अपना सीधा सीधा सोचो। अब देखो इसमें भी दिक्कत, यार हमारा कोई सामान भाई, हमने कहा यार हमारी इच्छा, हम फ्री में दे या पैसों में दे। तो इसमें भी बच्चों को दिक्कत क्या, आपने फ्री क्यों दे दिया। मतलब हर चीज में दिक्कत। जब से ये यूट्यूब आया, ये सब आया, तब से टीचर टीचर नहीं रह गया। जिसे बेचारे को ये नहीं पता कि 0.01 और 0.001 का मतलब क्या है ना, वो भी आके यूट्यूब पे भाषण देके सलाह देगा। मैंने आपको एक दिन बताया तो था कि टीम ने भाई एक काम ये कर दिया बच्चों कि गांधी जी के जन्मदिन का वो डाल दिया, शास्त्री जी का बेचारे का डाला नहीं। अब बच्चे यार नहीं, दिमाग से निकल गया यार। सबका ये है भाई छुट्टी, अपना घर जाना है। इस पे भी भाई साहब कोई, आपने तो गुनाह कर दिया, आपने शास्त्री जी को छोड़ दिया। मैं कहा जीवन में कुछ किया शास्त्री जी जैसा। भाई ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी में बस एडमिशन ले रखा है। हमें कई बार बता दे कि ये ना आता पेपर में जी, वो आएगा, वो टॉपिक करवाओ। अरे ये आप अपनी मेहनत पे अपना भरोसा रखो, अपना चलो। कहाँ है ये इस पे खोल रखा आपने। जैसे जिस बैच की तुम बात कर रहे हैं ना, हमने जब इन्हें मशीन पढ़ाया ना बेटा, और बेसिक मेजरमेंट ये सब कराए हमने, तो हम इन्हें बोलते रहे भाई लाइव भी देखा करो। 3 बच्चे 4 बच्चे अब भर्ती आके जाग जाते हैं। जैसे भर्ती आई, हाँ भाई तुम्हें भी पढ़ना था। कुछ ये मिक्स टॉपिक है बेटा। इनको कंप्लीट करना है हमें। देखो देखो, एक लिख रहा है कि सर आपने 1 रुपया लेके लूट लिया हमें। अरे वाह यार, आपने मैसेज करके हमारा दिन बना दिया। आपने ये मैसेज करके हमारा दिन बना दिया है। अरे ये मैं गारंटी दे रहा हूं इन्हें, कोई ये एक बार एक लड़की फोन कर दे और ये कह दे 200 का रिचार्ज कर दो, ये जालिम नाम भी नहीं पूछेगा। ये उनमें से है। ये गारंटी दे रहा हूं, नाम नहीं पूछेगा। लेकिन ये, हाँ दोस्त, अरे आज हम भी बढ़िया मूड में है। अरे जो 1 रुपए वाला ये लूटने की बात कर रहा, मुझे अकाउंट नंबर दो, मैं भीख भी 100 रुपए देता हूँ आपसे ना, टेंशन मत लो। इसका नाम पढ़ाओ ना। अरे सिलेबस तो हमने निपटाना ही है, सैटरडे है। हाँ एक 1 रुपए से नहीं। अरे बच्चे बेचारे घबरा जाते कि सर क्लास बंद ना कर दे। अरे पगलो, हम बंद थोड़ा ही कर देंगे क्लास। इसी क्लास से तो लोगों को मिर्च लग रही है। हम कैसे बंद कर देंगे, इन्होंने गिरोह बना रखा है ये। हाँ ये 2-4 लोगों का एक समूह है, और इन्हें नहीं पता जो जल रहा है उसे और जलाओ।
ये 1-1 रुपए वाले ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करना, जैसे भी ऑडियो सुनवाई देखो कितनी इंटरेस्टिंग है। अरे तो मजा आ रहा है ना। अब हम क्या करें इसमें, हमें जो करना है हम करेंगे। और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इन सब चीजों को अपने लिए जोश और जुनून का काम करवाओ, कि लोगों को जवाब देना है तो उसके लिए तुम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ बच्चों को मैं खुद भी बोलता हूँ, कोई ये कहता है ना कि सर मैंने ये पढ़ लिया मैं घर बैठ के रिवाइज करूं, तो मैं बोलता हूँ चाहे कहीं बैठ, घर पे बैठ, लेट, पेड़ पे बैठ, लेकिन पढ़, कुछ कर। ऐसे नहीं रह जाओ भीड़ में। दोस्त तू फिर धोखा दे गया आज, है तुम फिर धोखा दे गए आज सुबह यार। अरे आज कैसा आज तो सच बोले दे आगे। नींद नींद से दिक्कत है। 8 बजे सो जाता है और 12 घंटे चाहिए ना उसे। चले शुरू करें। चलो जी, ये बेटा कुछ मिसलेनियस चीजें हैं। अरे सर आज चैट ऑफ मत करना, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, इनको मजा आएगा आज, चलने दो। नहीं नहीं चैट ऑफ मत करो आज, आज इन्हें जीवन के आनंद लेने दो। कंपटीशन तभी तो कम होगा ना। हाँ ऑन करो चैट। आज हम पढ़ेंगे ही नहीं। अरे नहीं बंद नहीं करवाएंगे, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा, जो बर्बाद होने वाला है वो होगा। हम चैट बंद करके जो नहीं पढ़ रहा उसे मजबूर कर रहे पढ़ने के लिए। तो आज इनको एंजॉय करने दो जीवन के, हम पढ़ेंगे ही नहीं। चलो जी देखो बेटा, हमारे पास में छोटे छोटे टॉपिक है। आप पहली बार दिखे क्लास में? नहीं ये लड़का, हाँ तुम लोग कहाँ से रहे यार ये? नहीं अब तक के चैप्टर, एक लड़का और है, इसने वादा किया कि कल मंडे को जब आएगा अब तक की सारी चीजें खत्म करके आएगा, या ट्यूसडे। 4 दिन मांगे थे तूने, आज 5 कर दिए। अब तक के खत्म करके आना पड़ेगा, देख लो कंप्लीट है। नेक्स्ट वाले सैटरडे चेक करूंगा सारे नोट्स और सब, ठीक है। देखो अभी तक हमने जो मेजर पोर्शन था पावर सिस्टम का वो हम लोगों ने सीख लिया है, पढ़ा है। कुछ ऐसे मिसलेनियस चीजें हैं जिनके बारे में आपको कुछ आइडिया होना जरूरी है, और हम लोगों ने हर एक पॉइंट को इसमें बेटा मेंशन किया है। जैसे ये हमसे छूट गया था यार पहले ना, लेकिन इनके नाम, इनकी फुल फॉर्म, इनकी रेटिंग ये पेपर में फंस जाती है। जैसे MCB, MCCB, LCB, RCB हमने सब लिया है। फिर HVDC ट्रांसमिशन जब हम करते हैं, एक हाई वोल्टेज AC है जिसके लिए हम लोग फैक्ट सिस्टम को पढ़ते हैं, तो हमने ये भी लिया है। एक हमारे पास में HVDC है तो हमें वो भी सीखना है, वो भी करना है। तो कुल मिलाकर जितने मिसलेनियस चीजें हैं इनको हमें यहां पर कवर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। ये डायग्राम तो देखा होगा ना, अभी भी लग रहा है हमारे घर के बाहर पे जहां पैनल्स है, और हेवल्स का ही है। तो ये है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये इसे कहा हमने MCB, और इसकी फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक तो बेटा इसकी फुल फॉर्म जरूरी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर स्टैंड, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर 5 एम्पियर से 100 एम्पियर तक, जैसे नॉर्मली जो डोमेस्टिकली में हम देखते हैं घर में 5 एम्पियर से भी काम चलता है। कई बार आप देखते होंगे जो पावर स्विच लगाते हैं, जो 3 पिन वाला पावर स्विच लगता है, उसमें आप 16 एम्पियर 15 एम्पियर यही तो बनाते हो। तो भैया 5 एम्पियर से 100 एम्पियर और कितने 230 वोल्ट क्षमता पे, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसे हम डोमेस्टिकली ज्यादा प्रीफर करते हैं। फिर कहा है रेटेड करंट 125 एम्पियर से ज्यादा नहीं होता। वैसे भी हमने लिख दिया कि 5 से 100 रेटेड पर, ये लास्ट है भैया, इसके बाद ये काम नहीं करेगा, डैमेज हो जाएगा। MCB इंटरप्ट करंट रेटिंग 10 किलो एम्पियर से कम है।
देखो ये जो रेटिंग है नॉर्मली जो घरों में हम लगा रहे हैं ये वो है, इतनी तक आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। ये जो झेल सकता है ये हमारा 10 किलो एम्पियर तक है। एमसीबी का उपयोग हमने भी कहा था डोमेस्टिकली, एमसीबी का उपयोग मुख्य रूप से घरों में किया जाता है, मुख्य रूप से घरों में। एमसीबी थर्मल चुंबकीय प्रचालन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बेटा इसे अंडरलाइन जरूर करके इसे जरूर पढ़ लें, इनके वर्किंग प्रिंसिपल पूछ लेता है, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट है। थर्मल चुंबकीय प्रचालन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एमसीबी ट्रिपिंग मैकेनिज्म को स्वतः एडजस्ट नहीं कर सकता, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं कर सकता। यानी एमसीसीबी में इसका जो डिसएडवांटेज था, जो ट्रिपिंग व्यवस्था है, ट्रिप कर गया अभी गिरेगी तुम्हें जाना पड़ेगा, तो एमसीबी ट्रिपिंग मैकेनिज्म को स्वतः एडजस्ट नहीं कर सकता। ये एमसीबी का मेनली प्रॉब्लम थी जी। फिर से देखिए सवाल आने का चांस क्या क्या है। एमसीबी की जो करंट रेटिंग है, जो फुल फॉर्म है बेटा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, फुल फॉर्म हम कहेंगे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हमने कहा जी डोमेस्टिकली यूज होता है 5 एम्पियर से 100 एम्पियर तक कर लेते हैं, 230 वोल्ट पर है, अपने आप से एडजस्ट नहीं हो सकता और थर्मल चुंबकीय प्रचालन पर काम करता है। ये 5 पॉइंट जब भी आप रिवाइज करें बाद में भी इसे देखकर, तो आपकी नजर जैसे ही मिनिएचर सर्किट ब्रेकर पर जाए तो बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े, आपके बस नजर नंबर 1 पॉइंट ये, नंबर 2 पॉइंट ये, फिर तीसरा पॉइंट ये और चौथा पॉइंट ये। सिर्फ इस पेज पर 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावना है। इस 4 ऑब्जेक्टिव के बाहर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा ऐसे देखिए मिनिएचर, ये हमने एक दिन पहले भी, उस दिन हमने ये इस तरह के चलता हुआ दिखाया था। अब इसमें ये है कि जैसे ये बोलते नहीं अभी एक दिन थोड़ा सा कोई दिक्कत हो गई उस पंखे में तो वो ट्रिप कर गई है ना भाई, एमसीबी गड़बड़ हो गई जी, गिर गई। फिर उसे जाते हैं हम लोग एडजस्ट करते हैं, ऑन पोजीशन में लेकर जाते हैं, तब ये काम करता है। और यही हमने लिखा भी है कि इसमें मेनली यही प्रॉब्लम है कि ये अपने आप से ऑटोमेटिकली काम नहीं कर सकती। क्या? एमसीबी। तो इसका इंटरनल डायग्राम है। देखो एक बात याद रखना बेटा, ये जितने भी एमसीबी एमसीसीबी जिनमें सीबी लिखा है ना, ये कुछ और नहीं, सर्किट ब्रेकर ही है। सब में लिखा हमने मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक हमारा ऊपर कॉन्टेक्ट है, एक नीचे है। जब भी ट्रिप करेगी ये नीचे आएगा तो ये अपना यहां से ओपन, ऊपर करेंगे ये अपना यहां पर कॉन्टेक्ट बनाया, फिर अपना काम करने लगा। तो ये अपना एमसीबी का अंदर जो व्यवस्था है ये है। जैसे कई बार मैंने जानबूझ के इस पे फोटो पे लगाया हैवेल्स। हैवेल्स इन चीजों में डील करने वाली बहुत फेमस कंपनी है दोस्तों। एक ये है बेटा एमसीसीबी। ये फुल फॉर्म बड़ी जरूरी है, यहां तक कि जेई तक में भी पूछ लेता है फुल फॉर्म। मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर में एमसीसीबी का तात्पर्य, ये तो हो गया बेटा इसका फुल फॉर्म। अब देखो एमसीबी को डोमेस्टिक यूज करते थे, इसे कमर्शियली यूज करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में। एमसीसीबी मुख्य रूप से औद्योगिक रूप में से निम्न और उच्च ब्रेकिंग क्षमता के लिए उपयोग होता है। मेनली किसमें है बेटा? इंडस्ट्री में। एमसीसीबी का उपयोग कैपेसिटर बैंक की सुरक्षा। अब यहां से ऑब्जेक्टिव निकालो, कैपेसिटर बैंक किसका काम करता था? पावर फैक्टर को बढ़ाने का काम करता था, राइट जी। तो कैपेसिटर बैंक की सुरक्षा, जनरेटर सुरक्षा और मुख्य इलेक्ट्रिक फीडर वितरण के लिए सुरक्षा प्रदान ये करता है। तो मेनली इंडस्ट्री में ज्यादा प्रीफर करते हैं, जनरेटर की प्रोटेक्शन में भी इस्तेमाल होगा, फीडर में भी इस्तेमाल करते हैं और कैपेसिटर बैंक की प्रोटेक्शन में भी यूज करते हैं। क्यों है? रेटिंग देखो यार, रेटिंग देखो तो रेटिंग कितनी है? 1600 एम्पियर। रेटिंग अच्छी खासी रेटिंग है, 1600 एम्पियर। फिर आ गया जी एमसीसीबी का इंटरप्टिंग करंट लगभग, पहले कितना था?
लास्ट 10 किलो एम्पियर, इसका कितना है देख लो, 85 किलो एम्पियर तक है। देखो एक है, नहीं नहीं, लास्ट में इतने करंट तक ये किसी भी डिवाइस को, इक्विपमेंट को सिक्योरिटी प्रदान कर सकती है। अच्छा जी, इस पर जाकर ये रेटेड करंट है, अपना ट्रिप करने का ये है, ट्रिप हो गई, लेकिन ये खराब कितने पे हो गई, जैसे ये है तो दो रेटिंग थी, करंट आया, कॉइल गिरी, एक तो वो करंट से सुरक्षा मिल गई, ये कितने अधिकतम करंट तक चल सकती है, इंटरप्ट नहीं करेगी। तो ये था हमारा 10 किलो एम्पियर से लेकर 85 किलो एम्पियर तक। तो 1.6 किलो एम्पियर तो नॉर्मल करंट है कि भाई इससे ज्यादा आएगा तो वो ट्रिप कर जाएगी, ठीक है जी, इससे जैसे ही ज्यादा होगा, लेकिन ये लास्ट तक झेल सकती है 10 किलो एम्पियर से 85 किलो एम्पियर तक। थर्मल चुंबकीय प्रचालन, पहले वाला भी यही था, एमसीसीबी के ट्रिपन मैकेनिज्म को एडजस्ट कर सकते हैं। पहले वाला हमारा ये रहता है, कहां गया ये है, इसे हम लोग स्वतः एडजस्ट अपने आप में, हम लोग एक तरह से, जैसे ये वाला सिस्टम था, सिस्टम वहां भी वही है, लेकिन इसे हम लोग किसी अलग लेवल के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते। यहां ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये डिफाइन होके आपको मिल गई, आपको इस पर ही चलाना है, लेकिन वहां हम लोगों को उसे एडजस्ट करने की एक सुविधा मिल जाती है, यानी एक एडिशनल फीचर मिल जाता है। होता वो भी अपना वही सिस्टम है, आएगा ऑटोमेटिक, वो भी नहीं होता, ये भी ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग एक अगर रेटिंग डिफाइन है तो उस तक है, उसमें हम लोग एक रेटिंग के साथ अन्य किसी रेटिंग पर भी उसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं एमसीसीबी को। लेकिन एमसीबी के साथ में अगर हमने कहा जी हम तो 5 के लिए लाए, तो आप मतलब लास्ट इसमें 5 है, इसमें अपने हिसाब से जो ट्रिपिंग व्यवस्था है या मैकेनिज्म है उसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। एक चीज और याद रखिए, कई बार आप ये देखते होंगे कि आपने एक के साथ में, जैसे पूरा कॉम्बिनेशन पूरा डिजाइन करना है तो मैं इसे एक के साथ में लगाकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मुझे ये सब लगाने पड़ते हैं, लेकिन मुझे ये जो एमसीसीबी है, मुझे ये सब करने की यहाँ कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि रेटिंग बहुत अच्छी है। तो ये अकेला ही, जो पुराने वाला कई सारे मिलके काम करेंगे, ये अकेला काम कर सकता है। इसमें करंट रेटिंग को या कहीं की ट्रिपिंग व्यवस्था को अपने आप से एडजस्ट करने की सुविधा तो दी गई है, उसमें वो सुविधा नहीं दी गई है। होता ये भी मैनुअल है, ऑफ होने के बाद ये भी अपना वही है, नीचे गिर गया फिर आपको उठाना तो ये भी पड़ेगा, तो ये व्यवस्था तो दोनों में सेम है। अब देखो एक कंपनी दिखाई है, जो सिंडर जो कंपनी होती है, जो लिफ्ट भी बड़ी फेमस है, लिफ्ट बनाने में भी, इलेक्ट्रिकल में भी बहुत फेमस है। तो जैसे नॉर्मल एग्जामिनर ये कह दें कि ये कंपनी या स्विच गियर के लिए कौन सी कंपनी फेमस है, आपको जैसे बेचल वगैरह ये स्विच गियर के लिए फेमस नहीं है, जैसे एनटीपीसी है स्विच गियर के लिए फेमस नहीं है, हैवल्स, सिंडलर, कोना, ये स्विच गियर के लिए बहुत फेमस इंडस्ट्री और कंपनी मानी गई है। अब देखो 4 ऑब्जेक्टिव यहां से देखो, नंबर 1 मोल्डेड गेज सर्किट ब्रेकर, नंबर 2 पर है रेटिंग 1600, औद्योगिक में करेंगे ये हमारा तीसरा, ये हमारा 4th। अब देखो उसमें एडजस्ट करने की सुविधा नहीं है, इसमें एडजस्ट ट्रिपिंग मैकेनिज्म को एडजस्ट करने की सुविधा है। 5 ऑब्जेक्टिव यहां है। अब देखो कंपेयर करो, जैसे आपने कहा जी हम तो पेपर में गए और भूल गए, कंपेयर करो, कम वोल्टेज 5 से 100, इसमें भयंकर है 1600 तक, वहां कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट हो गया, वो भी मैनुअली है, वो भी मैनुअली है। मैनुअली मतलब कि ऑफ होने से ऑन आपको मैनुअली करना है, ऑन स्टेट तो ऑटोमेटिक है, लेकिन जब ये ऑफ हो गया, भाई गिर गई, तो आपको जो उठानी पड़ेगी वो तो मैनुअली उठानी पड़ेगी। अब देखो थर्मल चुंबकीय प्रचालन, पहले में देखो, इसमें देखो, फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। तो 4-5 पहले में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4-5 अपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम कहे ट्रिपिंग मैकेनिज्म ये भी होता है, अगर थोड़ा सा आपको सर्किट ब्रेकर बताया हो 30 सेकेंड
ट्रिपिंग व्यवस्था का मतलब है कि जब भी इस रेटिंग का करंट इतने सेकंड पे आएगा, 30 सेकंड लास्ट स्टेज है कि वहां तक जाने से पहले उसे ऑफ होना ही होना पड़ेगा ट्रिप। ये होती है ट्रिपिंग व्यवस्था। तो पहले वाले में वो एडजस्टमेंट का कोई चक्कर नहीं, दूसरी वाले में एडजस्टमेंट का है मैटर। तो इंटरनल व्यू ऑफ मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर लगभग पहले जैसा ही है। ये व्यवस्था दोनों में एडजेटिव है, ट्रिप हुआ ऊपर उठाने वाली, ये व्यवस्था दोनों में ऐसी ही है। तो खैर इतना आपको इसे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये आ जाइए जी भाई, इसके फुल फॉर्म बहुत खास है, RCCB। ये SSC में आया एक बार, इनके फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। जैसे MCB की फुल फॉर्म और MCCB की फुल फॉर्म में बच्चा बहुत बार गड़बड़ कर लेता है। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, RCCB का तात्पर्य रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर से है। क्या लिखा है? करंट तो पहले ने भी सेंस किया था, ये भी करंट सेंसिंग डिवाइस है, लेकिन ये कम वैल्यू के करंट को सेंस करता है, क्योंकि लीकेज धारा नहीं किलो एम्पियर या एम्पियर में होगी, लीकेज धारा तो बहुत कम होती है। तो ये किसके लिए है? लीकेज धारा के लिए है। इसीलिए छोटी से छोटी वैल्यू से भी से ऑपरेट होना पड़ेगा। तो हमने लिखा जी करंट सेंसिंग डिवाइस है। अब देखो हमने लिखा है फेज और न्यूट्रल दोनों तार RCCB से जुड़े होते हैं। हमेशा याद रखिए, जो हम फ्यूज अरेंजमेंट लगाते हैं अर्थिंग में, हम लोग बकायदा आदमी वगैरह को बना के दिखाएंगे भी, हमेशा हम लोग फेज में लगाते हैं। हम लोग फेज में या लाइव वायर में, फेज कहें या लाइव वायर कहें, इसमें हम लोग फ्यूज डिजाइन किया करते हैं। रेजिडुअल करंट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई फेज में होगा। रेजिडुअल या लीकेज करंट बेटा किसी में भी हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि फेज और न्यूट्रल दोनों में लगाइए RCCB को। RCCB का उपयोग आमतौर पर MCB के साथ सीरीज में किया जाता है, जो उन्हें ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट करंट से बचाता है। ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट करंट अगर कहीं होगा, कहीं किसी भी सरफेस, किसी भी सतह पर जो भी लीकेज करंट होगा उसे पास करे। तो फिर इसमें दिया है अलग अलग रेटिंग। देखो हमने क्या, जैसे RCCB है रेजिडुअल करंट, रेजिडुअल का मतलब होता है हल्का फुल्का मामूली करंट। MCCB हाई करंट पर थे, 5 एम्पियर, 100 एम्पियर, 1600 एम्पियर, ये मिली में है। क्योंकि रेजिडुअल शब्द को पकड़ लो, तो जैसे हमने रेजिडुअल देखा, एक शब्द होता है यार रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है ना। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से क्या समझते हो? हल्का फुल्का सा चुंबकत्व रह जाए। तो यही रेजिडुअल करंट का मतलब भी है कि भाई हल्का फुल्का जो करंट है उसे रास्ता दे। तो ये देखो 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर में उपलब्ध होते हैं। तो इसकी रेटिंग हमेशा किस में आएगी? मिली एम्पियर में। अब जैसे नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, फुल फॉर्म, फेज और न्यूट्रल दोनों में। ये रहा जी दूसरा जो रेटिंग है बेटा, ये किस में आएगी? मिली एम्पियर की। इसमें देखो ये भी लिखा है MCB के साथ कैसे जोड़ोगे? श्रेणी में लगाओगे, बस ये दिमाग में रखो। 4-5 पहले, 4-5 बिंदु ये है। अब इसे अपने दिमाग में 3-4 पॉइंट अपना इसमें जरूरी हो गए, याद रखना ये पॉइंट। जैसे आपको एग्जाम में बैठ के रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर की रेटिंग वेटिंग भूल जाओ, तो हमेशा हिंट्स बनाओ। रेजिडुअल कम, जी इसमें कम से कम रेटिंग वाला जी ये है, तो हम लोगों ने बना दिया जी मिली एम्पियर की जो रेंज में है। पहले MCB, याद करो MCB कहाँ जी? घर में लगी है। घर में कितना करंट होता है यार? लगभग 5, 10, 15, हाँ जी 5 से 80, 90, 100 एम्पियर तक। हाँ चलो ठीक है जी। अब याद करो इंडस्ट्री पर्पज से MCCB, अब इंडस्ट्री आ गई ज्यादा कर। तो बस इस तरह से एग्जाम में हिंट्स बनाओ, नहीं तो कंटेंट बहुत सारा है यार, कुछ भी नहीं याद रहने वाला। रटना ठीक बात है, रटो, लेकिन अपने कुछ पॉइंट जोड़ लो जो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए। RCCB का अर्थ वायर से कोई संबंध नहीं होता। यह तब, हमने क्या कहा?
हमने फेज और न्यूट्रल कहा है साहब, हमने फेज और न्यूट्रल कहा है। न्यूट्रल और अर्थ में अंतर होता है। न्यूट्रल रिटर्न पाथ है और अर्थ वायर आप बनाते हो। जैसे हम ये देखते हैं ना 3 वाला, तो इस तरफ वाला ये फेज है, ये हमेशा इस तरफ वाला न्यूट्रल आता है और ऊपर वाला अर्थ हुआ करता है। तो खैर हम लोगों ने लिखा है, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने मेंशन की है। आरसीसीबी का अर्थ वायर से कोई संबंध नहीं होता है। यह तब ट्रिप करती है जब दोनों फेज और न्यूट्रल में धाराएं अलग अलग। अब जरा सोचो, धाराएं अलग अलग कैसे हो सकती है? अरे जब लिखे भाई यहां से ये फेज है बेटा और ये न्यूट्रल है, अगर यहां लोड लगा है और सब ठीक है, सब ठीक है, तो भैया 10 एम्पियर अगर यहां है तो यहां भी 10 एम्पियर है, तब थोड़ा नहीं ऑपरेट होगी। अब देखो ऑपरेट कब होगी? अगर किसी में कोई लीकेज हो जाए। ठीक है जी, लीकेज हो गया। अब आपने कहा जी इधर से तो 10 आ रहा था लेकिन इस तरफ हमें दूसरा मिला, यानी कि यहां तो ज्यादा था लेकिन यहां कम है। जैसे यहां से 10 एम्पियर आया, अबे भाई 9 एम्पियर इधर चला गया, इधर कितना मिला? 1 एम्पियर। अब ये ऑपरेट करेगी, आरसीसीबी ऑपरेट करेगी। फिर कहा यह परिपथ में लीकेज करंट को 100% पता लगाता है। क्या कहा जी? अब भाई इसलिए 100% लगाएगा जब रास्ता कुछ छोड़ा ही नहीं। भाई जाना धारा का और आना, दो ही तो रास्ते हैं और दोनों में आपने इसे लगा दिया, तो 100% एसी और डीसी दोनों में ये काम करेगा। पोल के आधार पर आरसीसी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डबल पोल और एक 4 पोल। तभी तो करंट सेंसिंग है यार, इसकी रेटिंग ना मिली एम्पियर में है, मैं तो एम्पियर में। और जब इसने पकड़ लिया करंट को, अगर थोड़ा भी ये देखो ना, इसकी जो रेटिंग है जो यहां सेंस करने के लिए लगा रखी है, तुमने ये 2 लगा दी। देखो जहां हमने कौन से करंट रेंज को रीड करना है इससे, हमने एम्पियर को नहीं करना, मिली को करना है दोस्त। मिली का मतलब हमने 1 मिली एम्पियर रख दिया, मान लिया 1 मिली एम्पियर। अगर 1 मिली एम्पियर का भी अंतर आएगा, 2 मिली एम्पियर आएगा, 4 एम्पियर आएगा, 10 मिली एम्पियर, तो तब भी ऑपरेट करेगी। इसीलिए हमने कम से कम रेटिंग का उसको डिसाइड किया है। तो इसको देख लो एक बार, ये चित्र इसलिए दिखा रहा हूं, कई बार एग्जामिनर मजाक कर लेता है आजकल, तो इसलिए एक बार व्यू जरूर कर ले इसे कि भैया देखने में अपना क्या क्या चीजें हैं। आपको प्रीवियस पेपर में कुछ डायग्राम दिखेंगे। चलो बता देते हैं, देखिए रिले के बिना तो सर्किट ब्रेकर बाबू कुछ नहीं है। अब बता दे, देखिए आपको कहानी, रिले कहां से अपना सेंस, वो वाला पुराने वाला डायग्राम को याद करो यार। अरे ये रिले अगर ऑपरेट करेगा दोस्त, ये बना दी ना, लोड है, लोड से जोड़ दिया ना सेंसिंग कॉइल, सेकेंडरी कॉइल सीटी की, और वो किससे जोड़ दी? रिले से। ये रिले अगर सेंस करेगा तो इसको अपना बंद करेगा ना। ये अपना देखो लोड के साथ में एक बेटा है लाइन, लाइन का मतलब है फेज, और एक है बेटा एन यानी न्यूट्रल। देखिए बेटा हमने अर्थिंग में कुछ नहीं किया, हमने क्या कर दिया, देखो जो प्राइमरी कॉइल है उसे हम लोगों ने लाइन में कनेक्ट किया है, और जो सेकेंडरी है वो हम लोगों ने सॉरी ये हम लोगों ने न्यूट्रल में क्या है, सेकेंडरी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर
बेटा दोनों में करंट सेम होता, जितना यहां से गया है अगर इतना ही यहां से हमें वापस मिल रहा होता तो क्या ये ऑपरेट करती? क्या ये कोई अनबैलेंस कंडीशन को सेंस करती? नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि भाई 10 एम्पियर यहां है तो उस स्टेट में बेटा 10 एम्पियर यहां है, तो इसने कोई भी अनबैलेंस कंडीशन को सेंस नहीं किया। अब आपने जब शुरुआत में ये सीखा था और पढ़ा था, ले नींद लेना, ले नींद ले। अभी ये वाला लड़का, ये जासूस, अरे हाँ तो मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा ले, अभी मारी नहीं क्या झपकी है आ जाती है। ठीक है, तो झूठी कसम मुझे पता है तो खाएगा नहीं। नहीं यार, मैं खुद अपनी जान का रिस्क क्यों ले, मत खा भाई। देखो अब ये सेंसिंग कॉइल है, जैसे ही नॉर्मल, अब ये सेंसिंग कॉइल हमने वहां भी पहले पढ़ा कि जैसे ही नॉर्मल से ज्यादा करंट आएगा तो रिले की जो ऑपरेटिंग कॉइल थी वो कांटेक्ट को क्लोज करेगी। अब आपने जो रिले लगा रखा है ये पहले नॉर्मल कंडीशन में तो बंद थे, अब इसे इन कांटेक्ट को कहना है ओपन। तो जैसे ही रिले की कॉइल यहां ऑपरेट करेगी ये इन कांटेक्ट को ओपन कर देगा और हमें मिल जाएगी सुरक्षा। तो अब ऑब्जेक्टिव को देखिए यहां से कैसे समझे। आपको मान लिया ये दिया गया कि आरसीसीबी में जो प्राइमरी कॉइल है वो कहां कनेक्ट करे, या कहें कि फेज और न्यूट्रल में कौन सी कॉइल को कनेक्ट करते हैं। आप कहना कि भैया हम प्राइमरी और सेकेंडरी लगाते हैं और सेम कोर पर आप कॉइल की कौन सी वाली, रिले की कॉइल को भी बनाते हो। नॉर्मल स्थिति में जब लाइन और न्यूट्रल में करंट सेम होगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही रिले ऑपरेट करेगी, या कहें कि लाइन और न्यूट्रल में करंट अलग होगा तो रिले ऑपरेट करके कांटेक्ट को ओपन करेगी, और जैसे इसने कांटेक्ट को ओपन किया सप्लाई से कट हो जाएगा, आपको मिल जाएगी सुरक्षा। ठीक है जी, ये होता है इसका नॉर्मल वर्किंग प्रिंसिपल है। कौन सा? अरे भाई अगर तुम इन्हें टेस्ट बटन है, यही तो है जो लाल ग्रीन ऑन ऑफ, हाँ सब यही तो व्यवस्था है यार। सुरक्षा शुरू से ही देनी है, चलाने भी तो पड़ेगा ना ये। अब इन्हें पढ़ो जरा, अब हम बैठ जाते हैं एक साइड में, इन्हें पढ़ लो और ऊपर मेंशन कर लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ जरूरी क्या है, एसी ए टाइप और बी टाइप। एसी टाइप जब लिखेगा तो याद रखिए इसे कम पूछता है क्योंकि इसका जवाब सब लोग सही देते हैं। एसी टाइप एसी लीकेज करंट से बचाएगा। ठीक है, अब गड़बड़ होती है ए और बी में। ए का मतलब बच्चा समझता है ए मतलब एसी, बच्चे को लगता है ना ए का मतलब तो एसी होगा। देखिए ए का मतलब है एसी और स्पंदित डीसी रिसाव धारा। स्पंदित को इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, या पल्सेटिंग। ए टाइप एसी प्लस में पल्सेटिंग डीसी दोनों के लिए अपना सुरक्षा प्रदान करेगा। और जो बी है ये दोनों के लिए यूनिवर्सल है। बी को लिख दिया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब दोनों प्रकार। तो हमने क्या लिखा, एसी और डीसी दोनों आपूर्ति के लिए किया जाता है। ये बड़ा जरूरी है। एसी का मतलब सिर्फ एसी से होगा। ए का मतलब एसी व पल्सेटिंग
डीसी हो गया, पल्सेटिंग डीसी यार, वो ये वाली इस तरह की है, ये वाली, ये पल्सेटिंग डीसी होती है, और ये प्योर डीसी होती है, ये होती है शुद्ध डीसी, और ये होती है जी पल्सेटिंग डीसी। अब बी है, बी एसी और डीसी दोनों के लिए, सिर्फ इस पेज पर अगर जरूरी है एसी, ए और बी, और एक सवाल आने का चांस है। ठीक है भाई, ये आरसीसीबी के 3 प्रकार है। फिर देखिए आरसीसीबी, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इस गहन चिंता में क्यों डूबे हो दोस्त? अच्छा, दिमाग कहां था? है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं, इस लड़के का। नहीं नहीं, सिर्फ नजरें यहां थी, दिमाग कहीं और पहुंच गया था। अब दिमाग में क्या चल रहा हो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन चल कुछ गलत ही रहा। देखिए आरसीसी में बेटा, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, अर्थ में नहीं लगाएंगे, फेज और न्यूट्रल में लगाएंगे। अब लीकेज करंट से, छोटे से छोटे वैल्यू से सुरक्षा देगा, रेजिडुअल करंट से सुरक्षा देगा, तो रेटिंग किस में लेंगे? मिली एम्पियर में रेटिंग दे दिया। एसी प्रकार में, एसी टाइप एसी के लिए ए एसी व पल्सेटिंग डीसी, और बी दोनों के। ठीक है, वाह बढ़िया। चलिए जी, एक ये भी है ईएलसीबी। फिर जरूरी क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि आरसीसीबी और ईएलसीबी एक ही होता है। नहीं नहीं, प्रारूप का नहीं, कहानी भी अलग अलग है यार। उसे हमने अर्थिंग से नहीं देखा था ना। अब देखो, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी का तात्पर्य क्या हुआ जी? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। डिफरेंस बताऊं? पहले वाले में पढ़ के आते तो करंट सेंसिंग था, ये वोल्टेज सेंस करेगा, तो पहले लिख दिया वोल्टेज संचालित अर्थ लीकेज डिवाइस है। उस वाले में अगर आपसे जैसे नॉर्मली मैंने कहा ना, रट्टा तो मारना ही है, लेकिन साथ में समझना भी है, दिमाग में ये रखना है। जो आरसीसीबी है ना, इसकी जो दोनों ऑपरेटिंग कॉइल जो देख पाए हो ना, वो करंट से सेंस कर रही थी दोस्त। और करंट कैसे? सीटी जो लगा था। तो ये किससे है? वोल्टेज संचालित अर्थ लीकेज डिवाइस है। अर्थ लीकेज की जब बात आ गई तो ये रहा जी अंतर। अब देखो आरसीसीबी क्या था? आरसीसीबी करंट सेंसिंग था। अब डिफरेंस तो मैंने कहा ना कि मामूली ये चीजें ही तो है जो पेपर में अपना आ गई। ईएलसीबी वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है, हमने लिख दिया कि आरसीसीबी करंट सेंसिंग डिवाइस है, ईएलसीबी वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है। कार्य प्रणाली दोनों की सेम है, लेकिन भैया उस वो वोल्टेज है, आरसीसीबी करंट थी। ईएलसीबी का कार्य प्रणाली आरसीसीबी के समान है, वही अपना न्यूट्रल, वही अपना लाइन, और यही अर्थ। बस इसमें क्या है, जो भी हम कॉइल वगैरह डिजाइन करते हैं ना, वो पूरा हमें मतलब होता है अर्थ से, क्योंकि ये है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो यहां पूरा डिजाइन कर रहे हैं हम लोग अर्थ से। जो भी देखो ट्रिप कॉइल वगैरह सब व्यवस्था जो लगाई है, वो सब अपने अर्थ के हिसाब से डिजाइन की है। फिर से देखिए डिफरेंस क्या है। फुल फॉर्म है ईएलसीबी की, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है। अब देखो शुरुआत करते हैं हम लोग, हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं अभी। अपना दिमाग को यहीं रखना है, जैसे हमने जो जो चीजें अभी तक सीखी है ना, दिमाग को यहीं रखना है, इधर उधर कहीं नहीं लेके जाना। हमने शुरुआत की थी एमसीबी से, फुल फॉर्म थी यार मिनिएचर सर्किट ब्रेकर।
हमारे दिमाग में गया यार एमसीबी घर में भी लगा हुआ है, रेटिंग कम 5 एम्पियर से 100 एम्पियर, हम ये भी कहते हैं कि भाई घरों में ही इस्तेमाल हो गई है रेटिंग की, तो यही तो पढ़ा यार हमने। अच्छा जी, रेटिंग हमने कहा कि जो ब्रेकडाउन कर जाए, वो हमारी 85 तक थी। फुल फॉर्म है, अरे नहीं नहीं, कौन सा था ये, इंटरप्टिंग वाला जो था वो 85 किलो एम्पियर दे रखा था। खैर वो 85 इतना पूछता भी नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपना दिमाग में रखो। जैसे एमसीसीबी है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, हमारे दिमाग में यार ये औद्योगिक इस्तेमाल होता है और वहां रेटिंग ज्यादा, हमने कहा जी 1600। अब देखो, एक में पहले वाले में अपने आप से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते थे, जो भी इंटरप्टिंग सर्किट थी उसे, दूसरे में ये फायदा मिल गया। फिर हमने कहा जी आरसीसीबी, हमने कहा भाई देखो आरसीसीबी का काम है लाइन और न्यूट्रल के बीच में लगाकर जो लीकेज है उससे सुरक्षा देना, ठीक यही तो किया। अब इसकी जो रेटिंग हमने कहा जी मिली एम्पियर और एक करंट सेंसिंग डिवाइस। अब हमने एक दो चीजें यहां से अपना सेट कर ली, हमने कहा जी ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट लगाएंगे अर्थ में। फिर याद क्या रखना है, ये वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस, ये आपकी पूरी कहानी थी इनकी। अरे याद हो गए, सब में 2-2 3-3 पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं भाई। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सब स्टेशन, क्रैश कोर्स, फुल मजा आ रहा है तो इन्हें कमेंट करने में, आनंद की फुल अनुभूति ले रहे। देखिए सब स्टेशन की बात करते हैं, तो सब स्टेशन तो मेरे हिसाब से सबने देखा होगा। एक हम सब स्टेशन रखते हैं, एक हम सेकेंडरी सब स्टेशन भी बनाते हैं या लोकल सब स्टेशन डिजाइन करते हैं। सब स्टेशनों का मुख्य कार्य उत्पादन स्टेशनों से उच्च वोल्टेज पर प्रेषित या भेजी गई ऊर्जा को प्राप्त करना, और वोल्टेज को, ये उल्टा लिख दिया है उन्होंने ना, लोकल वितरण के लिए उपयुक्त मान तक कम करना है। भाई जनरेटिंग स्टेशन से प्राप्त किया और उसे लोकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उस तरह का बनाना है। जैसे अगर आपको सप्लाई सिस्टम बेटा याद हो, तो हमने 11 केवी बनाया है जी, हमने स्टेप अप किया, किससे किया, स्टेप अप से। कनेक्शन कौन सा था, अरे शाबाश, डेल्टा स्टार। हमने अपनी सुविधा के अनुसार वोल्टेज प्राप्त की, जैसे 132 केवी, 220 केवी, 765 केवी, और वो इसलिए की, पूरा रिवीजन करो ना, क्योंकि उच्च वोल्टेज के फायदे थे। और उच्च वोल्टेज के फायदे देखिए क्या क्या थे। हमने कहा जी रेटिंग कम होगी मशीन की, मशीन हल्के बनेगी, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, वजन कम हो जाएगा तार का क्योंकि आयतन कम होगा, लॉसेस कम होंगे तो दक्षता बढ़ेगी। हाई वोल्टेज के जो एडवांटेज है वही एडवांटेज हाई पावर फैक्टर के भी है, लिखा है नहीं, हाँ। उसके बाद हम करते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, हमने कर दिया। फिर हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन करते हैं। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हम लोग जो भी उच्च वोल्टेज है उसे 33 पे करते हैं। किससे करते हैं, स्टार डेल्टा से। फिर हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किससे करते हैं, स्टार डेल्टा से। फिर हम लोग सब स्टेशन पर पहुंचते हैं। फिर हम 33 से 11 में करते हैं, यही तो किससे। और लास्ट में जो सबसे लास्ट की स्टेज है डेल्टा स्टार करेंगे, लेकिन स्टेप डाउन करेंगे। और बेटा डेल्टा स्टार इसलिए करेंगे क्योंकि वहां मिक्स लोड लगाए
जाते हैं। मिक्स अनबैलेंस लोड लगाए जाते हैं ना गांव देहात या कहीं लोकल एरिया में, तो हमने कहा जी हम स्टार लगाएंगे, न्यूट्रल की सुविधा जो उपलब्ध है। ये पूरा हमारा सप्लाई व्यवस्था थी बेटा। सबसे ज्यादा जरूरी जनरेटिंग एंड पर किस तरह का ट्रांसफार्मर लगेगा, डेल्टा स्टार। सबसे लास्ट में देखो जनरेटिंग एंड पर स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाने का डेल्टा स्टार, लेकिन बेटा डिस्ट्रीब्यूशन में डेल्टा स्टार स्टेप डाउन के रूप में काम कर रहा है, और बीच के दोनों ट्रांसफार्मर टाल रहे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यही जो हमने कहा कि सब स्टेशन का काम था, जो भी हमने एनर्जी या पावर को ली उसे अब लोकल डिस्ट्रीब्यूट के जैसा बनाना। अब यार हम 765 तो नहीं भेज सकते, तो हम फिर अलग अलग सब स्टेशन डिजाइन करते हैं। तो सब स्टेशन का वर्गीकरण ये है कि सब स्टेशन को कई आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है कार्यों के आधार पर कि आप कार्य कौन सा कर रहे हैं, दूसरा है सेवा के आधार पर, सर्विस के आधार पर कहें, फिर एक होता है वोल्टेज के आधार पर, और एक होता है डिजाइन के आधार पर। तो हम लोगों ने क्या है, जैसे बुक्स में जनरली 1 या 2 इंडोर आउटडोर इस तरह के लिख के और छोड़ दिया, हमने यहां भी ये भी लिया है कि भैया ये सवाल बड़ा पूछ रहा है आजकल, पावर ग्रिड में 2-3 बार आ गया कि कितने बड़े सब स्टेशन के लिए कितनी जमीन की जरूरत है, ये भी पूछ रहा है यार। तो हमने सब डाटा इसमें इंक्लूड कर लिया है, सब लिया है हमने। चलो जी, कार्यों के आधार पर या कार्यों की प्रकृति के आधार पर एक होता है प्राथमिक सब स्टेशन, जिसे कहा जी प्राथमिक सब स्टेशन का मतलब होता है स्टेप अप करना। स्टेप अप के बार बार हम बोल रहे हैं, हमने फायदे गिना दिए। यह सब स्टेशन जनरेटिंग स्टेशन से संबंधित होती है। क्यों, स्टेप अप तो वहीं करना है, बाकी जगह तो सब स्टेप डाउन है। इस सब स्टेशन द्वारा उत्पादित लो वोल्टेज नॉर्मली इंडिया में देखें तो 11 केवी ही मिलती है। स्टेप अप करके लंबी दूरियों तक संचरण यानी प्राथमिक ट्रांसमिशन किया जाता है। बताइए, इस चीज को जानते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। इसके बाद में है प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन। हमने ग्रिड की भी चर्चा की थी, हमने ग्रिड भी कहा था अलग अलग सप्लाई को लेकर सिंक्रोनाइज्ड करना और जरूरत के हिसाब से देना, वही ग्रिड सिस्टम था। ऐसे सब स्टेशन प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन के साथ उपयुक्त लोड केंद्रों पर स्थित है। कई जगह आप जब देखते हैं पावर ग्रिड ने अपने सब स्टेशन बना रखे हैं कि जनरेटिंग स्टेशन वाला ये बिल्कुल पास में है, बिजली बनी और तुरंत यहां एक सब स्टेशन देखोगे पावर हाउस के पास में। फिर जब आप यहां से रुड़की की तरफ चलेंगे तो पावर ग्रिड का भी एक सब स्टेशन आप देखेंगे। तो हमने कहा कि प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन बेटा इसके और इसके बीच एक कड़ी थी। तो हमने कहा ऐसे सब स्टेशन प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन के साथ उपयुक्त लोड केंद्रों पर स्थित होते हैं। इन सब स्टेशनों में प्राथमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज को अलग अलग उपयुक्त माध्यमिक वोल्टेज में ले जाया जाता है। हमने आपको कई बार कहा है बेटा, ग्रिड सिस्टम का काम है वोल्टेज को एक साथ कलेक्ट करके अलग अलग वोल्टेज लेवल जरूरत के हिसाब से बनाकर भेजना। अब इसके लिए भी हमें सब स्टेशन लगाना पड़ेगा। एक था फिर हमारा स्टेप अप या डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। अब हमने कहा इस प्रकार के सब स्टेशन वहां प्रयोग किए जाते हैं जहां सेकेंडरी ट्रांसमिशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज तक बदल दिया जाता है। जैसे लिख रहा है 415, ये मेरा ये गड़बड़ हो गया थोड़ा ना, हाँ ये कह रहा है कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज तक यानी कि 415 या 240 तक बदल दिया जाता है। ये हमारे गांव वाला है। तो ये होते हैं हमारे भाई प्रकृति या नेचर के हिसाब से। इसे जनरली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाले को ही द्वितीयक या लोकल सब स्टेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। एक और व्यवस्था होती है बीच में, ये हमारी अपना यहां पर हो जाती है, जिसमें हम नॉर्मली अगर देखें तो हम लोग को मिलती है 765 और 765 केवी को हम नॉर्मली वापस में बदलते हैं जी 33 केवी। फिर हम लोग एक और स्टेज में आपको पढ़ा चुके हैं कि हम बनाते हैं 33 केवी और फिर एक 11
केवी, और इस 11 केवी की स्टेज को वापस इसमें हम पढ़ा चुके भैया 230 और 440, ये हमने पूरा बना के आपको दिखाया था। तो एक था, देखिए ये हमारा कहां पर है, पावर स्टेशन के पास यार, ये हमारा क्या है जी, जिसे हम लोग ग्रिड सब स्टेशन के नाम से जानते हैं, जिसे जनरली जो डील करती है इंडिया में ये करती है पावर ग्रिड, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो लगा होता है लोकल एरिया में। अब ये सेवा के आधार पर, इसमें तो काम वाम या को विजिट किया होगा। देखो आपको एक चीज दिखाता हूं, ये आप देख पा रहे हो ना, ये कंक्रीट और ये सब पड़ी हुई है, ये तो खैर बुशिंग वुशिंग तुम देख पा रहे हो ना, बुशिंग सर्किट ब्रेकर्स पूरे लगे हुए अपना। ये कंक्रीट का भी एक बेनिफिट था, हम लोग अर्थ स्क्रीन किया करते हैं बेटा, और इंग्लिश में भी नोट्स दिया करो। अच्छा ठीक है, अब वैसे इस पेपर में हिंदी भी पूछता है ना, कितने नंबर की, कितनी अजीब बात है, उत्तर प्रदेश या यूपीपीसीएल का फॉर्म भरने वाले को हिंदी नहीं आती, अजीब नहीं लगता? यूपीपीसीएल TG2 का फॉर्म भरे और हिंदी ना आए, बड़ा अजीब बात है, ये हजम नहीं होती कहीं। या तुम में से भी कोई है ऐसा अंग्रेज? हिंदी तो मेरे हिसाब से बचपन से सिखाई जाती है यार हिंदी, और वैसे भी टेक्निकल चीजें तो हमने देखो जैसे सब स्टेशन, ये सब हम लोगों ने नॉर्मली इंग्लिश वाले ही इस्तेमाल किए हैं। क्यों भाई, तुम्हें आ जा रही है हिंदी समझ में? बस छोटू तुम्हें आ रही हिंदी? पावर स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, सब तो इंग्लिश वाले शब्द है। रियल अगर हिंदी होती तब तो मुझे भी दिक्कत होती, जब परिणाम मित्र, प्रेरण घातीय, मोटर, तब तो दिक्कत होती। हाँ एग्जैक्ट, देखो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, ये हमारा सेवा के आधार पर है। एक ट्रांसफार्मर सब स्टेशन एक ऐसा सब स्टेशन है जहां विद्युतीय शक्ति को बल्क पावर से स्थानीय पावर में या स्थानीय पावर को बल्क पावर में परिवर्तित किया जाता है, या तो इसे हम दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर सब स्टेशन को। यार जनरली देखा जाए तो ये हमारा एक तरह से मिक्स तरह का लिख दिया हम लोगों ने, जनरेटिंग पे हमने कम को ज्यादा में बदला है। तो अब किससे यूज हुआ है भाई? ट्रांसफार्मर व्यवस्था से। और जब हमने लोकल पर यूज किया है तो इसे ज्यादा को हमने कम पर बदला है। तो यानी कि कुल मिलाकर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन का मेनली काम है जहां हम लोग वोल्टेज को अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और हम लोग ट्रांसफार्मर की मदद से घटा भी सकते हैं। हाँ, हम लोग अर्थ स्क्रीन की बात कर रहे थे ना। हाँ, अर्थ स्क्रीन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हम लोग ट्रांसमिशन, जितने भी ये सब स्टेशन है इनके चारों तरफ हम लोग गड्ढा खोदते हैं और इसमें हम लोग बिछाते हैं कॉपर के बार्स को, हम लोग पत्तियों को हम लोग बिछा के उन्हें ग्राउंड से न जमीन से हम लोग जोड़ते हैं और फिर ये कंक्रीट, ये बजरिया उनके ऊपर हम लोग बिछा देते हैं। तो अर्थ स्क्रीन है, अर्थिंग में लिखवाएंगे हम लोग अर्थ स्क्रीन। अरे बल्क पावर मतलब ज्यादा, बल्क का मतलब होता है ज्यादा, ये इंग्लिश का डेफिनेटली वर्ड है बल्क, तो इसका मतलब होता है ज्यादा। क्या ये कोरोना रिंग थे? ये क्या उनसे, ये यहाँ क्या करेंगे? ये तो कोरोना रिंग्स और लाइटनिंग अरेस्टर व्यवस्था लगी हुई है सब पे। गार्डिंग कौन सी? वो तो ट्रांसमिशन लाइन में होगा, गार्ड रिंग तो ट्रांसमिशन लाइन में दिखेगा तुम्हें ऐसा। चलिए जी, स्विचिंग स्टेशन, स्विचिंग, ये ट्रांसफार्मर दिख रहा दूर दूर तक क्या?
अरे जहां एक सप्लाई को दूसरे किसी फीडर को दिया जाए, चेंजेस किया जाए, बदला जाए, वो हमारा है स्विचिंग सब स्टेशन। जैसे हम लोग ये कहें कि हमने यहां ए से सी, डी और ई, इन्हें हम लोग 3 जगह सप्लाई दे रहे हैं। अब हम लोग ये कहें कि नहीं, हम ए से अब हम एफ और जी को सप्लाई देंगे, इन्हें नहीं दे रहे, जरूरत के हिसाब से हम लोग चेंजेस कर सके। देखो इसमें ट्रांसफॉर्मर नहीं, लेकिन सुरक्षा की सब चीजें लगा रखी है हमने, सर्किट ब्रेकर वगैरह ये सब व्यवस्था लगा रखी है हम लोग। तो स्विचिंग स्टेशन एक ऐसा सब स्टेशन होता है जिसमें ट्रांसफॉर्मर नहीं होते। देखो ट्रांसफॉर्मर वाले में ट्रांसफॉर्मर है, स्विचिंग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ स्विच गियर अरेंजमेंट होना, ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं है यहां। इसके लिए इस प्रकार के सब स्टेशन में सिस्टम वोल्टेज को एक स्तर से दूसरे स्तर में नहीं बदला जाता, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल नहीं होते। तो स्विचिंग स्टेशन का काम है सिर्फ लाइन को, कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, एक टर्मिनल पर फेड करवाने से दूसरे टर्मिनल पर जोड़ना, बस ये काम है। ना तो ट्रांसफॉर्मर और ना ही बेटा वोल्टेज लेवल में कोई परिवर्तन। देखो ये कुछ ऐसी चीजें थी, मिक्स चीजें, ये इसलिए बनाई भी है क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं आते, लेकिन छोटी छोटी चीजें ELCB, RCCB ये तो बहुत खास है, और इनमें बच्चे गलतियां भी खूब करते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो रियल में जिस नौकरी के लिए आप जा रहे हो, TG2 चाहे UPRVNL पढ़े, UPPCL पढ़े, उस लेवल पर काम करने के लिए अब तुम्हें ले गई यहां, तुम कहो जी ये क्या बीमारी। तो मतलब एक बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। चलिए बेटा, ये है हमारे वोल्टेज के आधार पर सब स्टेशन। हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहलाते हैं 11 kV से 66 kV वाले। अब देखो इंक्रीज करते चलिए, हाई वोल्टेज सब स्टेशन, लो वोल्टेज सॉरी एक्स्ट्रा हाई, तो 132 से 400, और कुछ नहीं करना, सिर्फ इन्हें अंडरलाइन करना है। अब है अल्ट्रा हाई वोल्टेज, 400 kV से ऊपर, जितने मर्जी बना लीजिए, ठीक है जी। तो 11 kV से जितने कम पर आप बनाएंगे, ये सब हमारे लो वोल्टेज सब स्टेशन है। हाई वोल्टेज सब स्टेशन मेनली सब स्टेशन शुरू ही वहां से होते हैं। अरे एक तरफ सबसे लास्ट स्टेज सब स्टेशन की 11 से ही तो कुछ है, तो सब स्टेशन की शुरुआत वहीं से है। तो 11 से 66 हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 132 से 400, अल्ट्रा हाई 400 kV से ऊपर। कौन से वाला? एक सुपर हाई वोल्टेज रहता है, वो मैंने लिखा नहीं है, एक सुपर एक्स्ट्रा वोल्टेज वाला रहता है ना, वो लिखा नहीं है हमने। अब जो जरूरत है हमने वही डाटा लिया इसमें। अच्छा ये तो तुम्हें इसलिए पता होगा, जैसे इंडोर है, इंडोर मतलब आप प्रोटेक्टेड एरिया में रखें, है नहीं, प्रॉपर अपना जो प्रोटेक्टेड एरिया है इसमें रखें, तो इसके लिए तो फिर डस्ट से या इन सब चीजों से प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो बेचारा आउटडोर रखा है उसे बारिश से या एनवायरमेंटल पर्यावरण से सुरक्षा, ये तो हमारे लिए जरूरी है। महत्व और डिजाइन के आधार पर देखिए, एक होता है इंडोर सब स्टेशन, यह एक ऐसा सब स्टेशन होता है, इंडोर आउटडोर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें सभी उपकरण भवन के अंदर रखे होते हैं। नाम से क्या पता चला? इंडोर। इस प्रकार का, देखो इंडोर को हाई के लिए नहीं बना सकते, कूलिंग वूलिंग की सबकी देखकर चलना है भाई। इस प्रकार के सब स्टेशन का उपयोग मुख्य रूप से 11 kV तक के वोल्टेज के लिए किया जाता है, लेकिन जब आसपास के वातावरण में अशुद्धियां जैसे धातु संराक्षक गैसें, धुआं, धूल, मिट्टी आदि हो, वोल्टेज रेटिंग को 33 kV से 66 तक हम लोग बढ़ाया जा सकता है। हमेशा ये भी याद रखिए, जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें कभी हम इंडोर में सजेस्ट नहीं करते। हम जो ड्राई होते हैं
उनको हम लोग इंडोर में लगा सकते हैं, क्योंकि तेल वेल फर्श पे इस पे सब पे गिरेगा, चिकनाहट होगा, गिरने का भी खतरा है और वैसे भी प्रॉब्लम्स है। इंडोर सब स्टेशन को कई कंपार्ट जैसे कंट्रोल कंपार्टमेंट, सिग्नलिंग यानी संकेत और मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट और प्रोटेक्टिव डिवाइस कंपार्टमेंट, मेन बस बार कंपार्टमेंट, करंट ट्रांसफार्मर और केबल सीलिंग बॉक्स कंपार्टमेंट में विभाजित किया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बकायदा इंडोर के लिए बड़ा अच्छा सिस्टम डिजाइन तैयार किया जाता है। जितना बस बार अरेंजमेंट है उसे हम इंडोर ही हमेशा हम सजेस्ट भी करते हैं, बनाते भी हैं। जितने हमारी सुरक्षा वाली चीजें हैं उन्हें भी हम लोग इंडोर बनाएंगे। कंट्रोल पैनल, सिग्नल, ये सब हम लोग इंडोर ही अपना लगाते भी हैं, व्यवस्था भी इंडोर करते हैं। तो ये तो था हमारा इंडोर सब स्टेशन। लेकिन मुख्य क्या है जिसे हम ज्यादातर इस्तेमाल भी करते हैं, मुख्य रहता है आउटडोर। जैसे आपने ये पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, सब जो चीजें हैं हमारी पैनल वैनल, जितने भी स्विच गेट, प्रोटेक्टिव डिवाइस, सबको हम अंदर ही लगा कर रखते हैं। तो ये तो हमारा इंडोर की व्यवस्था है। लेकिन रियल पिक्चर बिगिंस नाउ। रियल पिक्चर तो ये है, ज्यादातर तो आपको बाहर ही दिखेंगे। तो आउटडोर जो सब स्टेशन है, एक बनाते हैं आप लोग पोल माउंटेड सब स्टेशन। अरे पोल पर रखे हुए देखे होंगे ना आपने, पोल माउंटेड सब स्टेशन, यहां गले के बाहर भी रखा है। यह एक वितरण सब स्टेशन है जो एक से अधिक पोल के ऊपर रखे जाते हैं। यह सब स्टेशन का सबसे सस्ता होता है, क्योंकि इसमें कोई निर्माण कार्य शामिल नहीं है। ये नहीं कि आपको बिल्डिंग निर्माण करनी है भाई। ट्रांसफॉर्मर अन्य उपकरण एच प्रकार जो बताया बेटा, ये एच प्रकार के पोल पर लगे होते हैं, या तो 2 पर लगाइए या फिर 4 पर लगाइए। एच पोल का मतलब 2 है, 4 पोल फिर एक अलग कंस्ट्रक्शन बनती है, देखा होगा आपने 4 पोल पर भी रखा हुआ। 11 केवी के लाइन एक गैंग आइसोलेटर और फ्यूज के माध्यम से 11 केवी और 400 वोल्ट से जुड़ी होती है। पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा होगा, मैंने भी बताया ना, बाहर भी देखा होगा कहीं आप लोगों ने। तो पोल माउंटेड इसके लिए प्रयुक्त होने वाले ट्रांसफॉर्मर की क्षमता है ये 25 केवीए, 125 केवीए और 125, ये ज्यादा होती है। पोल माउंटेड हमेशा याद रखिए, नॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था इससे अपना डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। इससे भी फिर बड़े दिखेंगे आपको ये व्यवस्था। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो जिसने नहीं देखा। ये क्या है अच्छा बताओ? कंजर्वेटर लगा हुआ। अरे कमाल हो तुम, ये आपने ये देखा होगा 11 केवी और 400 वोल्ट। जिसने नहीं देखा वो अपने घर के गांव के आसपास देखें भाई, दिख जाएगा ये। लेकिन दूर से ही देखें, ज्यादा कोशिश ना जुटाएं। कभी सोचे कि भाई आज तो कमाल करने बिल्कुल। एक बच्चे ने मेरे से एक दिन एक सवाल किया था कि आइसोलेटर ऑटोमेटिक होता है। अब एक ट्रांसफॉर्मर के बराबर में नहीं देखा एक हैंडल लटका रहता है, ये मैनुअल होता है दोस्त। और लाइटनिंग अरेस्टर, हाँ क्या करते हैं ये? अच्छा, आकाश से जो पानी आता है उसे सुरक्षा देते हैं। और बादल कितने तरह के? बादल ज्यादातर आकाश में कौन से होते हैं? ज्यादा कौन से है? नेगेटिव चार्ज। अरे सुमित कहाँ गया? अच्छा, मुझे लगा सो गया कहीं है। फाउंडेशन, अरे जिसके लिए बेस बनाओगे तुम ना, ये सब स्टेशन पूर्णतः खुले में बनाए जाते हैं। बनाया पहले वाला भी खुले में ही था। और इस प्रकार के सब स्टेशनों में सभी उपकरणों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से आमतौर पर एक बाड़ से घिरा रहता है। अरे छोटी हाइट पे बनाना पड़ता है ना इसे, तो ऐसा जुगाड़बाजी ना लगाए कि कोई भी जाके अपना इस तार को निकाल के रख दे या बेचारा वहीं चिपक जाए। किसे किसे हैं लटका देते? यार कुछ ना कुछ होती होगी यार। देख मैं बताता हूं, सुन। एग्जैक्टली तुमने देखा होगा। अरे कहाँ गया है लड़का?
अबे जिसने वो निकाल, मतलब जो बता रहा था कि किसी ने निकाल लिए थे, ये भी बता रहा था, ये तूने निकाले थे। ये जो पोल था उसके एंगल किसने, कोई बता रहा था ना, किसी ने निकाल लिए थे। एंगल वेंगल पे लटका तो होगा यार कुछ। चलिए जी, इसके लिए हम लोग पूरा बेस तैयार करेंगे। इस प्रकार के सब स्टेशन में क्षमता देखना भाई कितना है, 250 केवी, और वोल्टेज लेवल भी देख लो, ये 11/400 वाला नहीं है, 33 वाला है। तो 33 केवी या इससे अधिक वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं। तो पोल माउंटेड कम वोल्टेज, जो बेस बनाएंगे वो ज्यादा। हमेशा याद रखें, इंडोर सब स्टेशन जो डिजाइन किए जाते हैं बेटा, इंडोर सब स्टेशन जो स्विच गेयर, बस बार, पैनल, सीटी या कहीं प्रोटेक्टिव डिवाइस, उन सबको सप्लाई देने का काम ये करते हैं, और ये इंडोर में डिजाइन किए जाते हैं। रेटिंग ज्यादा नहीं रखी जाती। लेकिन याद रखें, जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार स्विचिंग सब स्टेशन, स्विचिंग में बेटा वोल्टेज का लेवल चेंज नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। ये आउटडोर की अगर बात करें तो दो तरीके से हमने बनाया, एक पोल माउंटेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये हमारा सब स्टेशन में डिजाइन होता है। फाउंडेशन माउंटेड, जिसमें हम लोग सीमेंट से एक बेस बनाते हैं, उसके ऊपर हम लोग इसे रख देते हैं, ये होता है बेटा ज्यादा वोल्टेज के लिए। ये देखो देखो, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं ये, तो कौन सी कूलिंग है ये, बस, और नहीं ऑयल वाले, इसके अंदर नहीं कुछ है डब्बे के, ये व्यवस्था क्या है, रेडिएटर। ट्रैक्टर गाड़ियां ये किस किसने देखी, रेडिएटर होता है, पंखा चलता है, पानी सर्कुलेट होता है, हाँ और बिल्कुल। अरे तो हमारी तो बाइक में भी लगा है रेडिएटर, हमारी बाइक में भी लगा हुआ रेडिएटर आगे की तरफ, लेकिन महंगी गाड़ी है। है स्कॉर्पियो में, बाइक में, हाँ बाइक में लगा हुआ हमारा रेडिएटर, लेकिन उसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं, उसमें कूलेंट है ना। अच्छा ये क्या है यार, ये क्या है, सर्किट ब्रेकर किसके साथ, लेकिन ये पूरा अरेंजमेंट क्या है, ये सर्किट ब्रेकर। सबसे अच्छे वाला कौन सा है, SF6 सबसे बढ़िया, क्यों अच्छा कहा गया, हवा से बढ़िया है, लगभग 3 गुना तो मान के चलो, नॉइज भी नहीं होती है ना, नॉइजलेस ऑपरेशन है। सस्ता होता है क्या, महंगा होता है, ठीक है। अच्छा जब सर्किट ब्रेकर की तुमने चर्चा ही कर दी, एक बेचारा एक एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो नॉर्मली रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में इस्तेमाल होता था, याद है, 400 केवी, रिपीटेड ऑपरेशन में, करंट चॉपिंग ज्यादा, रजिस्टेंस स्विचिंग इस्तेमाल करते थे, याद है। तो इनको याद रखो यार। अच्छा ये रहा जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, जो ऑलरेडी पेपर में आ चुका भाई। अरे याद क्या रखना है, याद ये 3 चीज रखो, 132 10 से शुरू कर लो, 220 आएगा बढ़ा दो, 25 कर लो, 400 आएगा, बिघानी है ये, एकड़, बिघा अलग अलग का अलग अलग है, एकड़ पूरे इंडिया का एक है। तो आपके यहाँ का बीघा ज्यादा है, हमारे यहाँ के बीघा को कम काउंट किया जाता है। हमारे यहाँ 20 बिस्वा का 1 बीघा माना जाता है, तो तुम्हारे यहाँ डंडे वंडे को ज्यादा बड़ा लेके नापते होंगे। हमारे यहाँ 6 बीघे को 1 एकड़ कंसिडर होता है। तेरे यहाँ कितनी जमीन है, तुम्हारे यहाँ कितनी जमीन है, हमारे यहाँ के हिसाब से ज्यादा है फिर, और हमारे यहाँ के हिसाब से 30 बीघा के लगभग है।
भाई बच्चों ये रहा वो डाटा जो वोल्टेज के हिसाब से कंडक्टर के बीच की दूरी को बताता है। अच्छा जी, अब बताएं आपको, ये 440 और 11 वाला ये स्टैंडर्ड है, थोड़ा बहुत इधर उधर पेपर में आ सकता है, लेकिन ये जैसे 11.5 ने लिखेगा 11 दे देगा, 220 के लिए 6 और 765 के लिए 14। भाई बाकी को पढ़ो ना पढ़ो, 3 ये और 3 ये पढ़ के जाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कंडक्टर का स्पेसिंग ये तो हमने लिखाया भी था शायद, सैग है। ये दो कंडक्टर के बीच की दूरी है, ये स्पेसिंग, ये लिखो दो कंडक्टर के बीच की दूरी। देखो इन तीन को छोड़ोगे तो पाप लगेगा नालायक को, इनको नहीं छोड़ना, तीन को, तीन ये नहीं छोड़ने, तीन ये नहीं छोड़ने, थोड़ा नया सवाल है TG2 के हिसाब से, लेकिन ये 2 से 3 बार पावर ग्रिड में पूछा जा चुका, रिपीट कर रहा है। 400 kV सब स्टेशन 50, 220, 25, 132, 10। इन्हें यहां से 220, 6, 440 फिर बढ़ा लो, 11 कर लो, ये 14, 15 कर लो। भाई ये तुम देखो, ये हमने ऑलरेडी आपके सामने हमने रखे थे ये पॉइंट, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं HVDC। अरे मिक्स टाइप पॉइंट है, इन्हें लिखना पड़ेगा। आज शनिवार है, ये समय हमारा तेजस के लिए होता है आफ्टरनून का। बच्चों को पढ़ा पढ़ा के पता चले लड़का बड़ा हो गया कहे कि मेरे पापा ने मुझे समय नहीं दिया। भाई वो बड़ा क्लियर बोलता भी है। अगर मैं बोलता हूं ना कि यार बच्चे वेट कर रहे होंगे कि आपके बच्चे मैं और चीकू है, वो आपके स्टूडेंट है, बड़ा क्लियर बोलता है वो। उस दिन परसों मेरे पैर में चोट लगी तो मैंने सोते टाइम बोला कि यार, मैंने कहा मेरे पैर में दर्द हो रहा, खड़े भी होने में दर्द हो रहा है, और मैंने कहा कल तो पता नहीं मैं क्लास ले पाऊंगा कि नहीं। कि कोई बात नहीं डैडा, बच्चों को मैं पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ाना है? मैंने कहा ये पढ़ाना है कि बिजली कैसे बनती है, क्योंकि वो प्रोसीजर उसे याद है पूरा, वो उसे पूरा याद हो रखा है कि जनरेटर पर पानी आएगा, टरबाइन घूमेगी, वो वर्ड उसने याद कर रखे पूरे एज इट इज सीक्वेंस। तो मैंने कहा कि बिजली बनानी पढ़ा देना बच्चों को कि ठीक है, लेकिन यार डैडा मैं थक जाऊंगा, मुझे वहां भी 2 क्लास लेनी, फिर आपके स्टूडियो में भी लेनी, मैं तो थक जाऊंगा। तो उसे उसका जो ड्रीम है वो यही है कि मुझे एक टीचर बनना है। वैसे हम तो इलेक्ट्रिकल तो हम पढ़ा ही लेते हैं, हम चाहेंगे किसी और से करें, लेकिन हमारे चाहने से थोड़ा ही होता है। बच्चे को जो पसंद है वो करे, जो करे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अच्छा इंसान बने, है कि नहीं? ऐसे गलत चीजों में ना उलझे। 20G सर, क्या है? नहीं, लेकिन मैंने ये जो आपके सब स्टेशन डिजाइन होते हैं ना पावर ग्रिड के, मैंने वहां से डाटा लिया ये। एक बार और देख लेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन पढ़ते हैं। हमने हाई वोल्टेज के एडवांटेज पहले पढ़ लिए थे सप्लाई में। देखो हमें सीखना है HVDC, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन। उच्च वोल्टेज DC संचरण, HVDC लिंक, दो ऐसी ग्रिड के बीच एक कनेक्शन है जो विभिन्न आवृत्तियों पर बहुत उच्च शक्ति संचारित करता है। पहले चलो आपको इसके बारे में समझाते हैं। देखो आपको एक चीज बताता हूं कि जो HVDC हम देखते हैं, ये बेटा जब हम 765, 800, 600 kV से ज्यादा पर लाइन डिजाइन करेंगे ना, तभी सस्ता पड़ता है। तो हम लोग ये करते हैं कि यहां पर है AC। अब AC से ज्यादा फायदे DC में है, तो हम लोग ये करते हैं कि पहले यहां पर लगाते हैं हम लोग फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका काम होता है AC को DC में बदलना। अच्छा जी, अब इसे हम करते हैं ट्रांसमिट। तो जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं
तो ट्रांसमिट करने से सस्ता पड़ेगा, लेकिन ये ट्रांसमिट करना तभी सस्ता पड़ेगा जब ये बहुत उच्च वोल्टेज पर डील करें। बहुत उच्च पर सस्ता होता है, बहुत उच्च पर सस्ता होता है। और फिर इधर हम लगाते हैं इन्वर्टर। ये जो इन्वर्टर बेटा हम लगा रहे हैं ना, ये सब ये हमारे होते हैं थायरिस्टर बेस्ड, जिनकी जो रेटिंग है बड़ी अच्छी खासी रेटिंग होती है। अरे देखो हमारे इसे क्या समझा रहा है, इसे क्या बातें हो रही है तुम्हारी, कुछ तो बता रहा है इसे। देखो हमने क्या कहा कि तुम जो सोचोगे, वो क्या सोच रहा था मैंने समझ लिया था, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वो हमने सुन लिया, तो हमने कहा भाई बच्चों को बताएंगे ये। हाँ तो बेटा, लेकिन ये फायदा तभी है हाई वोल्टेज डीसी में जब हम उच्च वोल्टेज करें, नहीं तो इस पूरी व्यवस्था का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बचत इतनी है नहीं जितना खर्चा कर दिया, तो इससे बढ़िया एसी को ट्रांसमिट करा लो। तो हमें देखिए बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। एसी में एक सप्लाई को दूसरे से जोड़ने में सिंक्रोनाइजेशन की दिक्कत होती थी, आवृत्ति वाली दिक्कत। इसमें बेटा ये नहीं है, जो डीसी है इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। डीसी को हम कम कंडक्टर से बड़ा अच्छा ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो वहां भी हमें बचत मिल जाएगी। डीसी में हमें नियर बाई जो कम्युनिकेशन लाइन है दूर संचार वाली, उनमें कोई लेना देना नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं होगा। कोरोना जो लॉसेस था वो हमारा कम हो जाएगा, स्किन इफेक्ट कुछ नहीं आने वाला, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट नहीं आएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू कुछ नहीं आएगा, है ना। क्या कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होता ही नहीं ना इसमें। तो जब हम लोग HVDC लिंक डिजाइन करते हैं, तो हम इस पूरी व्यवस्था को इसे कहते हैं हम लोग HVDC लिंक। हमने आगे बनाकर भी दिखाई है। देखिए HVDC लिंक का उपयोग करके बिजली को लंबी दूरी, हमने पहले ही कहा ये तभी सस्ता पड़ेगा जब 765 से ज्यादा पर आप बात कर रहे होंगे। लेकिन जैसे एग्जामिनर ने 765 नहीं दिया, एग्जामिनर ने कहा 600 है जी, एक 200, एक 300, एक 100, तो टिक कौन सा है, 600 पर टिक करना है। अब देखो हमने लिख भी दिया कि एसी ग्रिड में स्थिरता की समस्याएं होती है, एसी में स्टेबिलिटी की समस्या है, डीसी में कोई मतलब नहीं है। तो ये सब फायदों के लिए हमने HVDC को प्रीफर किया। अब देखो बेटा, इसे हम लोग जो बना रहे हैं HV सिस्टम को, जो हमने पहले अभी बनाया छोटा सा, देखो एसी सिस्टम है, क्या वोल्टेज को बढ़ाएं, पहले वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज होगी और डीसी होगी तो और मजा आएगा। तो हमने पहले इसे HVDC अपना पूरा का पूरा जो बेस है, देखो हमने HVDC ट्रांसफॉर्मर में नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर है ये, इसके बाद रेक्टिफायर लगाओ। रेक्टिफायर का काम क्या है, यस, तो यहां क्या मिली हमें, डीसी, और ये डीसी को ट्रांसमिट करो। अब देखो ये डायरेक्ट जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ये डीसी से थोड़ा ना डील करता है, तो अगर इसे पहले लगा देते तो ये काम नहीं करता। अब पहले इन्वर्टर से इसे एसी में बदलो, एसी में क्या काम करेगा, ये इन्वर्टर क्या काम करेगा, डीसी को एसी। अब इसे जो हमें यूटिलाइज करनी है, इन्वर्टर का काम क्या है जी, एसी में करना। अब हमें जिस भी लेवल पर यूटिलाइज करना है उस लेवल पर लेकर आइए। तो दो सिस्टम होते हैं, शुरुआत में क्या है, रेक्टिफायर, लास्ट में क्या है, ये पूरी व्यवस्था है जो हम HVDC में अपनाते हैं। और क्यों अपना रहे हैं, देखो सबसे छोटा सा हिस्सा ये दिख रहा है ना, ये भाई पूरी कहानी यही है। इसमें हमें देखो बेनिफिट कई बार बता दिया मैंने, कंडक्टर मटेरियल में बचत, हल्के तार लगाने पड़ेंगे, L और C का कोई मतलब नहीं है, स्किन इफेक्ट का मतलब नहीं, कोरोना लॉसेस कम, तो फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यही है दोस्त, आप कहने लग जाओगे 33 kV में अपनाओ तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था जो आप डिजाइन करोगे ना, ये ऐसे नहीं है कि लाओ एक डब्बा और लगा दो लाइन में। इसके लिए आपको भारी भरकम अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और एक थायरिस्टर की जो मार्केट प्राइस वैल्यू है मेरे हिसाब से 4000 के आसपास है। एक थायरिस्टर जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है नॉर्मली, तो लगभग 4000 रुपीज का आता है, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अब पता नहीं इसमें कितने थायरिस्टर अरेंजमेंट लगाने पड़ेंगे, ये भी, फिर यहां भी इन्वर्टर में भी,
नहीं लोकल के थोड़ा ही है कि इसमें लोकल ओरिजिनल बढ़िया ही लगाओगे इसमें। ऐसा तो है नहीं कि कुछ सेटिंग कर दो भाई सस्ता दे दो। अब देखो बेटा ये 3 प्रकार का है। ए बैठा रहो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैं क्या हुआ? ए भाई जल्दी जाओ। इसे 3 प्रकार से बनाते हैं, मोनोपोलर, बायोपोलर और होमोपोलर। देखो मोनोपोलर एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। अच्छा इसे मत पढ़ो, कितने वायर इस्तेमाल किए हैं। हाँ भाई कितने हैं? अरे नालायकों ने पढ़ी होगी वो लाइनें। अभी एक ही तो है, ये तो ग्राउंडिंग सिस्टम करके दिखा दिया। एक कंडक्टर की आवश्यकता होती है जमीन या पानी की सहायता से रिटर्न पाथ प्राप्त होता है। ठीक है जी। कितने? अरे नाम से मोनो एक, तो कितने कंडक्टर जी? एक कंडक्टर। जैसे डायग्राम दिखा दिया, एक चालक दिखाया, अभी बायो पर आएंगे ना हम लोग। अब जब एक कंडक्टर है तो पावर ट्रांसफर करने की क्षमता भी कमी होगी इसकी, तो मोनोपोलर में कितने चालक को इस्तेमाल करेंगे? एक को करेंगे। अभी देखो जी नेक्स्ट क्या है, बायोपोलर में कितने? बायो का मतलब बायोलॉजी जीव विज्ञान वाला नहीं, बायोपोलर। बायोपोलर एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में कितने भाई? 2 के। एक हमारा पॉजिटिव को दर्शाएगा, निगेटिव को। वहां निगेटिव पाथ जो लिया था रिटर्न पाथ, वो किससे था? अर्थ करके। याद रहेगा। मोनो में कितने? 2। बायोपोलर में 2। वेरी गुड। क्या? नहीं नहीं वो तो यार देखो ना, पावर ट्रांसफर की क्षमता देखो। वहां क्या था? एक ये व्यवस्था थी, यहां क्या है? 2 तार है, 2 व्यवस्था है, तो ग्राउंडिंग तो करना बनेगा ना यार। अब आ जाओ होमोपोलर। इसमें 2 से अधिक कंडक्टर होते हैं जिसमें समान ध्रुवता होती है, जो आमतौर पर नकारात्मक होती है। भूमि रिटर्न पथ प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट लिखो, होमोपोलर 2 से अधिक। याद रखना जो दोनों कंडक्टर है ये है निगेटिव पोलैरिटी के साथ में, जो आमतौर पर नकारात्मक होती है। और भूमि से क्या करेंगे हम लोग? रिटर्न पाथ। वैसे अब याद हो गया। मोनो में कितने? बायो में, होमो में 2 से अधिक। 2 से अधिक, बात समाप्त हो गई। आइए जी, अब आपका ये टॉपिक है फैक्ट, जिस पर आपके 2019 में, अब तभी तो हमारे लिए बच्चे क्या, तभी तो बेचारे कोचिंग संस्थान वाले भी दुखी। लेकिन जो चीजें बताई फालतू मत पढ़ना, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है। इसमें ये नहीं कि इसमें से भी इंपॉर्टेंट निकालो, जिन पे पेन से मार्क है या आपके बिल्कुल छपे होने चाहिए दिमाग में। 2019 में हर एक सेट में 2000 अभी 21 वाला था ना, 20 वाला जो 21 में हुआ, 19 तारीख को पहली और दूसरी शिफ्ट में जो बच्चों को मुश्किल लगा था, तो इससे 2 सवाल थे, स्टैटकॉम और फैक्ट। अब इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है और अन्य नाम भी आ सकते हैं। देखो जी, ये नाम सुना होगा आपने फैक्ट, मुझे नहीं लगता सुना होगा, आईटीआई में नहीं सुनता, डिप्लोमा में भी नहीं सुनते, लेकिन टॉपिक जरूरी है आज की वर्तमान स्थिति से। इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत तेजी से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व बढ़ा है इलेक्ट्रिकल में। आज अगर हम एचवीडीसी के बारे में सोच पा रहे हैं तो वो सिर्फ थायरिस्टर या उसकी फैमिली की वजह से सोच पा रहे हैं।
सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों ने तो नाम दिया, इलेक्ट्रिकल में हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, हमारे लिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स। 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इससे डायोड, बीजेटी, फैट, मॉसफेट ये काम कर रहे हैं। हमने कहा नहीं यार, इलेक्ट्रिकल में हम डील करवाएंगे केवी में, 5000 वोल्ट मतलब 5 केवी। किससे? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस से। 1000 एम्पियर करंट, नॉर्मल एससीआर। तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिकल में अगर सेमीकंडक्टर का सही यूज हुआ है तो बेटा ये हुआ है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर HVDC के बारे में आप सोच सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या थायरिस्टर की वजह से। अगर थायरिस्टर नहीं होता तो ना तो आप इतने हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाले कन्वर्टर यानी कि इन्वर्टर बना पाते, ना ही फेज कंट्रोल रेक्टिफायर बना पाते। फैक्ट का भी पूरा का पूरा जो डिजाइन है ना वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, यानी थायरिस्टर संबंधित। अब देखिए फैक्ट का मतलब HVDC ट्रांसमिशन बेटा पूरा का पूरा फैक्ट की तरह था, लेकिन वहां DC से डीलिंग किया। यहां फैक्ट का मतलब है AC से। अब देखो इसकी फुल फॉर्म भी लिखी है, इसमें नहीं तो यहां लिखो। देखो फैक्ट का फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम। फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है भाई बच्चों, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक आधारित सिस्टम है। हमने बार बार कहा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड है, और अन्य स्थिर उपकरण जो एक या अधिक एसी ट्रांसमिशन सिस्टम पैरामीटर का नियंत्रण प्रदान करता है। देखो हमने कहा फ्लेक्सिबल एसी एक से ज्यादा पैरामीटर को एक साथ यह नियंत्रित कर सकता है। सुबह हम पैरामीटर की चर्चाएं कर रहे थे दोस्त, लोड फ्लो में। बताना जरा चार कौन कौन सी क्वांटिटी है? ए भाई लोड फ्लो एनालिसिस में 4 क्वांटिटी का जिक्र किया है, पी, क्यू, लोड एंगल और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। बार बार पगला क्यों जा रहे हो? 4 बेसिक क्वांटिटी है, लोड बस पर P और Q स्पेसिफाइड किया जाता है। आपसे कौन सा गणित पूछेगा? यही तो चीजें हैं। जनरेटर बस पर कौन कौन सी क्वांटिटी को स्पेसिफाइड किया जाता है? P और V। स्लैक बस पर वोल्टेज और डायल को, मतलब लोड एंगल। पहली चीज है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है फैक्ट की। ठीक कर सकते हैं। इसके काम भी देखिएगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ा देता। अगर आप फैक्ट लगा रहे हैं, जैसे एक बंडल कंडक्टर व्यवस्था भी पड़ी थी, लेकिन ये कहा गया है कि यदि आप फैक्ट का यूज करेंगे तो पावर ट्रांसफर होने की क्षमता भी बढ़ेगी। अब देखो पावर ट्रांसफर होने की क्षमता की बात करते हैं। जो P है वो होती है VS, VR, J, XL और साइन डायल। ये होती है बेटा क्षमता ट्रांसमिशन लाइन में पावर ट्रांसफर होने की। यदि हम लोग इसमें कैपेसिटर या कैपेसिटिव कंटेंट को इंक्लूड कर दें तो P बराबर में फॉर्मूला हो जाता है VS VR अपॉन JXL माइनस JXC। अरे भाई कैपेसिटर को माइनस JXC से डिनोट किया जाता है, और ये हो गया जी साइन डायल। अब एक बात बताओ जरा, किसी नंबर में से यहां 5 था, 5 में से कुछ माइनस कर दो तो ये कम हो गया, बढ़ गई। तो फैक्ट जो सिस्टम है इसका मुख्य उद्देश्य जब पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ाना था तो हमें टारगेट करना था
कैपेसिटिव टर्म को, या कहें कि धारिता वाले हिस्से को। ये हमारा मेन फोकस रहा कि यदि हम लोग कैपेसिटर को कुछ ना कुछ करके इसमें ला दें तो भैया पावर ट्रांसफर होने की क्षमता बढ़ जाएगी। देखो जी ये कितने प्रकार का है, यह सीरीज कंट्रोलर होता है, एक होता है शंट कंट्रोलर, और एक होता है बेटा संयुक्त श्रृंखला, इसे कहा जाता है सीरीज, और एक कहलाता है हमारा ये सीरीज और शंट कंट्रोलर। ये 4 प्रकार के, ठीक है जी। सीरीज शंट, सीरीज शंट, ये 4 प्रकार के हैं मिक्स करके। अच्छा जी, चलिए भाई पहले हम जो बता रहे हैं ना, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना इनकी, लेकिन फुल फॉर्म नहीं छोड़ना। देखो जरा फुल फॉर्म क्या क्या, जो जो टिक करेंगे सिर्फ उसे याद रखना है। ट्रिपल SC जैसे नाम दे देगा कि फैक्ट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो पहले ये वाला आप पुराना पेपर उठा के देख लेना, अगर ना मिला तो बता देना, स्टैटकॉम। अब जैसे ये पहले आ चुका कि निम्न में से फैक्ट डिवाइस कौन सा है, तो मैं सिर्फ देखना था ये शब्द STAT कॉम। अच्छा जी, इसका फुल फॉर्म देखिए, स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर। इसका फुल फॉर्म लिख दिया हमने, स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर। एक तो ये जरूरी है, फिर यहां आ जाओ बेटा, ये जितने अंडरलाइन है सिर्फ उतना करके जाइएगा। ट्रिपल SC स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर। मैं बार बार कह रहा हूं इनका काम है धारिता के कंटेंट से। एक आ गया देखिए IPFC इंटरफेस पावर कंट्रोलर। अब एक बहुत बढ़िया है, यूनिफाइड वाला ढूंढो, कहीं लिखा होगा इसमें ना, कहा, हाँ ये वाला, ये बहुत आवश्यक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर, यूनिफाइड UPFC, इनके फुल फॉर्म। और ये याद रखना, जैसे एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इनके जो डायग्राम और डेरिवेशन है ना 10-10 पेजेज की है। मतलब स्टैटकॉम जैसे हमने लिख दिया स्टैटकॉम, इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब हमें थोड़ा ना ये चीजें सीखनी है, हमारा काम था फैक्ट डिवाइसेस मुख्य कौन कौन से हैं। देखिए अब सीरीज कंट्रोलर, स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज, क्या शब्द है देख लो भाई, सीरीज आ गया, याद रहना चाहिए। फिर इंटरफेस पावर कंट्रोलर, ये सीरीज के हैं। अब आ जाइए देखिए शंट, शंट में सबसे मुख्य यही है स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर, स्टैटकॉम, ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। अब देखिए जैसे हम लोग कह रहे थे ना कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर, तो याद रखिएगा बेटा कंबाइंड सीरीज शंट जो कंट्रोलर है ये हमारा कौन सा है, यूनिफाइड पावर फ्लो। मतलब ये सबसे डेप्थ वाला सिस्टम है, इससे ज्यादा गहराई में कुछ नहीं। जैसे एग्जामिनर कहेगा भाई ये बताओ सीरीज टाइप फैक्ट कंट्रोलर कौन सा है, आप कहेंगे जी स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर। एग्जामिनर कहेगा शंट टाइप, स्टैटकॉम। उसके बाद चलिए कि कंबाइंड सीरीज शंट वाला कौन सा है, सीरीज और शंट, UPFC। इसके बाद है हमारा कंबाइंड सीरीज, जिसमें दोनों जो एलिमेंट है वो सीरीज। तो ये रहा हमारा इंटरलाइन पावर फ्लो IPFC। भाई ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम यहां से 2 सवाल थे हमारे, हम रिस्क नहीं ले सकते। स्टैटकॉम पहले आ चुका और हमें 4 चीजों को देखे याद रखना है। तो अब जैसे नई चीज आती है याद रखना होता है बच्चे को, तो सबसे बेस्ट तरीका है अपनी नोटबुक में एक पेज पे ऐसी चीज याद रखिए, या एक नोटबुक में अपने 2 या 3 पेजेस ऐसे बना लो जो आप लोग पहली बार चीज पढ़ रहे हो और जो आप भूलने का चांस हो। तो सुबह शाम दोपहर उठते बैठते उसको बार बार देखते रहो, उसको देखते रहोगे आपको याद हो जाएंगे चीजें। फिर से देखिए सीरीज टाइप में हमारा ट्रिपल SC है, इसमें स्टैटकॉम है आपका, जब ये सीरीज शंट वाला मैटर आएगा UFC है, इसमें हमारा IPFC है। ये 4 चीज सबसे ज्यादा कीमती और इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे होते हैं सेकंड जनरेशन वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर।
अब फर्स्ट जनरेशन में है, जो जरूरी है सिर्फ इसको अपना देखें। एक है आपका TCSC, थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कंपनसेटर। देखो इसमें शब्द आ गया, इससे पकड़ सकते हो आप। थायरिस्टर कंट्रोल्ड TCSC, थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर। तो सीरीज आ गया, क्या है? सीरीज टाइप का है, संट है। अब ये होगा स्टैटिक वार कंपनसेटर। मैं बता दूं होता ये है, जैसे पहले हम लोग, जो हमारी पहली जनरेशन थी उसमें हम लोग ये ट्राई करते थे, जैसे हमने फैक्ट डिजाइन किए, कि पहली जनरेशन में जैसे हम कैपेसिटिव को बढ़ाने के अलग अलग तरीके अपनाते थे। जैसे कैपेसिटर बैंक लगा दिया, सीरीज में जोड़ दिया, तो एक तो उससे बढ़ जाता था। ये हो गया हमारा स्टैटिक वार कंपनसेटर। ये क्या है? सीरीज में जोड़ेंगे इसे, थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर। ये हमारा सीरीज में है। स्टैटिक वार कंपनसेटर, स्टैटिक वार कंपनसेटर है, कैपेसिटर को लगा दीजिए। अगर पावर फैक्टर भी इंप्रूव करेंगे तो तब भी पावर ट्रांसफर या यूटिलाइज होने की क्षमता बढ़ती है। बाकी को इनको देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 4-5 चीजों को देखिए यहां से, ये आपके लिए जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा। बाकी तो फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये पेपर में आ चुका, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सीरीज में ये अपना जरूरी था। 2 UPFC, ये आप याद रखिए, स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर, ये हमारा संट है। स्टैटकॉम, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। 5 चीजों को अपने नोटबुक में एक पेपर पे लिख लो कि थोड़ा नया पढ़ा है, जरूरी है। और जितना डाटा, जैसे हमने अभी सब स्टेशन में एरिया आप कहा, उसे मेंशन कर लो, या एक 2-4-10 पेजेज ऐसे बना लो अपने। अगर बैठ के चाय पी रहे हो, पेजेज को उठाओ, उनको पढ़ने, उन चीजों को, कंटेंट को अपने नजर के सामने से निकालिए। ठीक है जी। जैसे ये डाटा है, आपने कहा जी फुल फॉर्म है और ये देखना है कि सीरीज है या संट है, तो 2-4 दिन अपना इसको अपने दिमाग में रखिए कि हाँ इसमें से ये संभावना है, इसमें से ये संभावना है, ये मुझे याद करना है। जब भी समय मिले इसको देखते रहिएगा। चलिए जी, फिर ये हो गया हमारे जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये हो गई हमारी समाप्त। हो चलिए, आज तो आपका मैंने क्लास बड़ी बड़ी कर दो, टाइम ओ तेरा बड़ी बड़ी कर दें। हो भाई, बड़ा दुख है भाई। चलिए जी, धन्यवाद। वन लाइनर बना रहे भाई, बन जाएंगे तो दे देंगे।